Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 4, economic development, and in this chapter we had learned about the 7th 5-year plan, then 8th and 9th 5-year plan. After that we had learned about the nationalization of bank. Now today we are going to learn the next part of this chapter. First of all we are going to learn about do you know. Then now listen carefully. Prime Minister Indira Gandhi nationalized 14 banks on 19th जुलाई 1969. तो 1969 में 19 जुलाई 1969 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इन्होंने हमारे इंडिया के 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड वहाँ पे किया था. दिस इंक्लूड्स, तो उसमें कौन सी बैंक आ रही थी? इलाहाबाद बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, देन पंजाब नेशनल बैंक, देन सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इन 1980 6 more banks were nationalized. तो ये सारे बैंक के नाम यहाँ पे बताए और उसके अलावा 6 अदर बैंक भी थे जो नेशनलाइज किए गए थे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर, बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन. इंडिया हैड अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमारे इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया ने जो मतलब इकोनॉमी अडॉप्ट की वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी. Nationalization of banks was essential to cover the deficit if they occurred while implementing different scheme. तो ये जो बैंक का नेशनलाइजेशन था वो बहुत ही ज़रूरी था. लेकिन क्यों ज़रूरी था? कि हमारा जो मतलब जो डेफिसिट बैलेंस वहाँ पे था, मतलब डेफिसिट मतलब जो घाटे में जाने वाला या लॉस वाला, मतलब जितने हम इन जो भी मतलब हमारी कैपिटल होती है, जितने पैसे हम किसी चीज़ को लगाते हैं उससे कम पैसे प्राप्त होना, उसे डेफिसिट वहाँ पे कहा जाता है. तो उसे ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी था बैंकों का नेशनलाइज करना. देन आल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स वुड कम इनटू अ गवर्नमेंट ट्रेजरी. तो ये जो बैंक थे, जो भी नेशनलाइज बैंक किए गए थे, उनकी जो प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट हमारे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वहाँ पे आने वाली थी. वंस दे वेर नेशनलाइज, अगर वो एक बार नेशनलाइज हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसमें ये बैंकों का जो मुनाफा है, बेनिफिट है, वो वहाँ पे आने वाला था. अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड. तो उनके साथ साथ और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे चल रहे थे, अदर भी पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे चल रहे थे, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उन्हें डेवलप करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी बातें वहाँ पे हो रही थी. लाल बहादुर शास्त्री अंडरटूक द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड स्टोरेज एंड ड्रॉट. तो फूड स्टोरेज और ड्रॉट इनके ऊपर ओवरकम करने के लिए, मतलब इनका असर कम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया था. डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स टू डेवलप द एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसे बढ़ाना. क्यों बढ़ाना? क्योंकि इंडिया की जो फूड प्रॉब्लम है, जो फूड ग्रेन है, उसे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ये था ग्रीन revolution. Then during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum for Socialist Action, a group in the Congress Party inspired by socialist idea, made a demand for nationalization of commercial banks. तो ये जो कमर्शियल बैंक्स थी उनकी भी नेशनलाइजेशन वहाँ पे करने की कोशिश मतलब की गई थी. कौन से पीरियड में? जब हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इंदिरा गांधी. तो एक ग्रुप उन्होंने वहाँ पे बनाया था, कांग्रेस फोरम ऑफ सोशलिस्ट एक्शन. तो ये जो सोशलिस्ट आइडिया है उसके ऊपर इम्प्रेस होकर उन्होंने ये डिमांड की थी जो कमर्शियल बैंक है उसका भी नेशनलाइजेशन हो जाए. इवन
द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। तो उसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस वक्त की, उसने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया था। ओके, नाउ 20 पॉइंट प्रोग्राम। देन नाउ लिसन केयरफुली। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 July 1975 and resolved to make efforts towards rapidly becoming to a developed nation। तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब ये जो कंट्री है उसकी जो तरक्की है वो चल रही है, पूरी तरह से अभी तक कंट्री डेवलप नहीं हुई है। तो हमारी कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए, हमारे नेशन को डेवलप्ड बनाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम 1 जुलाई 1975 को वहाँ पे अनाउंस कर दिया। अभी 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है, हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए था। द मेन प्रोविजंस ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज़। तो इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के जो मेन प्रोविजंस है वो नीचे दिए गए। देखो, फर्स्ट, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो मतलब लैंड है वो सिटी की लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड, ये जो है वो उसकी सीलिंग वहाँ पे होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ इक्वल डिवीज़न ऑफ वेल्थ की इक्वल डिवीज़न नेशन के अंदर हो, ये प्लान वहाँ पे था। मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स, तो मतलब जो भी वर्कर्स है एग्रीकल्चर में काम करने वाले वर्कर्स, उनके मिनिमम वेजेस के बारे में। उसके बाद इंक्रीज़ इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, तो वाटर कंजर्वेशन जो स्कीम है उसे बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहती थी। ये प्रोविज़न 20 पॉइंट प्रोग्राम में दिया हुआ था। सेकेंड जो प्रोविज़न है वो इस तरह से है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज़, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम। तो मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का, जिसके बारे में सोचा गया था, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम वहाँ पे चलाई गई थी। उसके बाद फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, तो जो लेबर मतलब उनके साथ बॉन्ड किया गया था कि कुछ सालों के लिए वो किसी कंपनी के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे वर्क करेंगे, उनको फ्री करना, तो फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर वो वहाँ पे दिया गया था। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, तो टैक्स जो मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे टैक्स को निकाल देना, उसको प्रिवेंट करना। इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग, तो जो भी मतलब क्राइम वहाँ पे चल रहा है, स्मगलिंग चल रही है इकोनॉमिक, उसे रोकना, ये प्रोग्राम इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में था। देन रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, तो जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके जो प्राइस है उसका रेगुलेशन करना, मतलब सबको मुनासिब हो ऐसे प्राइस में ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें वहाँ पे रखने हैं। देन इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब आज के हमारे जो रेशन शॉप है ना रेशन, तो इसका इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करना, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक प्रोविज़न वहाँ पे बताया जाता है। देन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, तो हैंडलूम सेक्टर को डेवलप करके। वीविंग लोन्स फॉर वर्कर सेक्शन, तो वर्कर सेक्शन के लिए जो लोन्स है उसे बढ़ावा देना, मतलब वर्कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोन मिल सके, ये वहाँ पे अवेलेबिलिटी करके देना। उसके बाद हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे बढ़ाना। मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल, तो स्कूल के लिए जो एजुकेशनल इक्विपमेंट है उसे बढ़ाना या उसे अवेलेबल करके देना, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में ये प्रोविजंस बताए गए थे। उसके बाद है इशू ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कावजी डावर, तो कावजी डावर द्वारा 11 जुलाई 1851 को फर्स्ट टेक्सटाइल मिल मुंबई में शुरू की गई। देन इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर,
तो सबसे पहले मतलब दादर में ये मिल पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद परेल, उसके बाद बायखेला, उसके बाद शिवडी, उसके बाद प्रभा देवी और वरली, ऐसी जगहों पे ये मिल स्टार्ट हुई। उसके बाद द पार्ट ऑफ दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरनगांव और टाउन ऑफ मिल्स। तो इस पार्ट को, जो अभी सब नाम बताए, इस पार्ट को गिरनगांव वहाँ पे कहा गया, या उसे हम टाउन ऑफ मिल ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे उसका नाम वहाँ पे चेंज हुआ। यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं टेक्सटाइल मिल की, तो ये टेक्सटाइल मिल आपको यहाँ पे दिख रही है। देन इन द 1980s द इंक्रीजिंग unrest among worker was due to the economic condition in other sectors। तो जो अदर सेक्टर थे उसमें जो वर्कर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है उनके अंदर अनरेस्ट मतलब असंतोष वहाँ पे फैल गया, जो 1980s में था। इन सम इंडस्ट्रीज़ द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वेयर इंक्रीजिंग। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर थे उनके पेमेंट जो थे वो बढ़ाए जा रहे थे। दे वेयर ऑल्सो गेटिंग मोर अमाउंट एज बोनस, उसके साथ साथ उन्हें बोनस भी मिल रहा था। दे वेयर गेटिंग मोर फैसिलिटीज़ दैन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर थे उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अदर इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे मिल रही थी। देन डू यू नो के बारे में हम जानते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले एसोसिएटेड नारायण मेघजी लोखंडेज एफर्ट resulted in the weekly Sunday holiday for mill workers for 1st January 1882। तो 1 जनवरी 1882 को महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो नारायण मेघजी लोखंडे है उनके साथ में मिलकर जो मिल वर्कर थे उनके लिए पूरे हफ्ते में एक दिन मतलब संडे के दिन छुट्टी रहेगी, ये वहाँ पे उनको फैसिलिटी दे दी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इन द दिवाली ऑफ 1981। तो 1981 की दिवाली में द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट द बोनस ऑफ 20%। तो जो वर्कर्स है वो 20% का बोनस वहाँ पे चाहते थे। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज निगोशिएटिंग विथ द एम्प्लॉयर्स एग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर इनटू अ कॉन्फिडेंस। तो वहाँ पे जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है उन्होंने 20% बोनस एक्सपेक्ट वहाँ पे किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर्स के निगोशिएशन से मतलब 8 to 17% बोनस वहाँ पे तय किया गया, और ये तय करते वक्त किसी भी वर्कर को या किसी भी लीडर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। तो ये भी एक कॉज वहाँ पे रहा था, बोनस वाला कॉज, कि कम से कम बोनस देने की वजह से जो मिल वर्कर थे उनके मन में असंतोष वहाँ पे था, अनरेस्ट वहाँ पे था। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत। कुछ वर्कर जो है वो दत्ता सामंत के पास गए, डॉक्टर दत्ता सामंत के पास। दे आस्क हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप, और उन्होंने दत्ता सावंत को उनकी लीडरशिप करने के लिए मनाया, कहा। Workers of 65 mills came together and डॉक्टर दत्ता सामंत led the strike। तो करीबन 65 मिल्स के जो वर्कर है वो एक जगह पे आए, और जो डॉक्टर दत्ता सावंत है उनकी लीड में एक स्ट्राइक वहाँ पे हुई थी। ऑन 18th January 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो 18 जनवरी को 1982 में 2.5 लाख 2.5 लाख वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। गिरगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबईज हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग। तो एक साथ ये मिल्क वहाँ पे स्टॉप हो गई, जो चलना मिल का चलना वहाँ पे बंद हो गया। तो मतलब उसका वर्णन इस तरह से किया गया कि ये जो गिरगांव वाली जो मिल्स थी टेक्सटाइल मिल, ये जैसे मुंबई का एक हार्ट है, और इनके मतलब वर्कर की स्ट्राइक की वजह से ये मुंबई का जो हार्ट है वो धड़कना वहाँ पे बंद हो गया, ऐसा उसका वर्णन वहाँ पे किया गया है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।